हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 13 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से कौन सा आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन आर्टिकल ये वाला डिस्कस करेंगे जिसमें अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ फिस्कल स्टिमुलस दिया है। तो यहाँ पर आर्टिकल में बताया जा रहा है कि ये फर्स्ट स्टेप है कि किसी भी तरीके से जो इकोनॉमी आज हमारी कोलैप्स की तरफ जा रही है और लगभग रिसेशन में एंटर हो चुकी है या चल रहा है, जो डिमांड ड्रिवन जो प्रॉब्लम चल रही है, डिमांड की कमी आ रही है, उस चीज़ को टैकल करने के लिए फर्स्ट स्टेप है। इसका इतना ज़्यादा असर नहीं होगा और भी कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। देखेंगे ये आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल है ओपन द कॉन्वर्सेशन। कोविड-19 वैक्सीन आने वाला है। अभी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी, उन्होंने ये कहा कि राज्यसभा में एक स्टेटमेंट आया था उनका खुद का कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते वैक्सीन आ जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि भैया प्रायोरिटीज़ डिसाइड करना शुरू करो। प्रायोरिटीज़ के लिए फिर से उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है अभी कल परसों कि हम जो प्रायोरिटी देंगे, एक तो हेल्थ वर्कर्स को देंगे, एक वल्नरेबल सेक्शंस को देंगे। अब वल्नरेबल सेक्शंस में भी कौन से सेक्शंस को आप प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे, वो अपने आप में ज़्यादा सवाल है। कि हेल्थ वर्कर फॉर एग्जांपल, तो उनको उसमें आप डॉक्टर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, वार्ड अटेंडेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे या नर्सेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, ये फाइनलाइज कीजिए। दूसरी तरफ आप जो दूसरे वल्नरेबल सेक्शंस हैं जिनकी ऑलरेडी कोई बीमारी चल रही है, कॉमॉर्बिडिटी है, या फिर आप जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको ज़्यादा ध्यान दोगे। तो यहाँ पर पॉइंट ये आ रहा है कि भाई वैक्सीन तो आने वाला है। WHO ने भी अपनी तरफ से डिक्लेयर किया है कि इस साल के एंड तक या फिर जनवरी या फरवरी 2021 तक अपने पास वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा। तो उस केस में अभी एक प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए और एक पूरी लिस्ट बननी चाहिए, हायरार्की बननी चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एक साथ सबको वैक्सीनेट करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो उस केस में प्रायोरिटी बेसिस पे अगर डील किया जाए तो मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कम किया जा सकता है। सबसे मेन प्रायोरिटी जो है वो यही है हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी। तो पॉइंट यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल में ये निकल के आता है कि भाई प्रायोरिटी फाइनलाइज करो। ठीक है, तो इसका मैंने क्रक्स दे दिया, अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसको। यह हाथरस कॉन्स्पिरेसी है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर डिफरेंट इश्यूज़ को प्रॉपर नहीं टैकल किया जा रहा है। ठीक है, तो टैकल ना करना और उनको अवॉइड करना, इग्नोर करना कि UAPA जैसे एक्ट आप यूज़ कर रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे एक्ट काम में ले रहे हो, फिर भी हमारे यहाँ पर कोई एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम नहीं आ पा रहा है। दूसरा, रेप केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि अभी हाथरस वाला केस आया, इसको अपन ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉइंट्स बस यही है कि कैसे भी करके हमें पॉलिटिक्स ना करके इन केसेस को रूट लेवल से हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये हमारे लिए हमेशा के लिए एक परेशानी का कारण बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। और रही सही में हमारे जो सोशल स्ट्रेटा डिवीज़न है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अपर क्लास, लोअर क्लास, रिलीजन बेसिस, तो वो जो इश्यूज़ हैं हमें उनको तो जल्दी से जल्दी टैकल करने की ज़रूरत है। ये सोशल हार्मनी लानी ही चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो इशू है दैट इज़ रेप केसेस, वो ख़त्म हो। चाहे 90 साल से ज़्यादा एज की औरत हो या छोटी एक बच्ची हो अभी 4-5 महीने की हो, उनके साथ में अगर रेप केसेस की हमारे यहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं तो देख सकते हैं कि कितना रूट लेवल में कितनी रूट्स हमारी वीक हैं। ठीक है, बाकी और कुछ काम का नहीं है। ये यहाँ पर अभी जो पेरिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम हुआ था जिसको राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराया है, उससे रिलेटेड है, कुछ काम की चीज़ नहीं है। आप देखना चाहो देख लेना, सेम यहाँ पर है, कोई काम की चीज़ नहीं है। तो इस पेज से केवल एक ही आर्टिकल है। दूसरे पेज से ये वाला आर्टिकल है क्वेड एंड द ग्लोबल चर्न। इसमें यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इनके अलावा 3 कंट्रीज़ को और ऐड कर दें जैसे कि न्यूजीलैंड, वियतनाम एंड साउथ कोरिया, तो ये ग्रुप बन जाता है क्वाड प्लस। अब ये जो ग्रुप है ये कहीं ना कहीं सारा का सारे कंट्रीज़ किधर आएंगे, अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखो तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, सारे कंट्रीज़ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में अगर डिवाइड कर दे बीचों बीच से, तो इस केस में यहाँ पर राइटर एक चीज़ बोल रहे हैं
सी राजा मोहन के द्वारा लिखा हुआ है कि भाई आपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम करना शुरू कर दिया, चाइना फोकस्ड, बट अब इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचना चाहो तो आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर बीच के ये जो पैराग्राफ्स हैं जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर तो देखो अमेरिकन पॉलिटिक्स है कि अमेरिका में क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो जो बाइडन है जो कि डेमोक्रेट है, तो दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिक हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का अगर जीतना होता है तब तो देखो जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं वो कंटिन्यू होती रहेंगी, बट अगर जो बाइडन अगर रूल में आ जाते हैं तो बहुत से चेंजेज आ जाएंगे, जिनमें एक चेंज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये हो सकता है कि चाइना से जो रिलेशन अभी बिगड़े हैं यूएसए के, हो सकता है उनके बारे में रीथिंकिंग शुरू हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, यूएसए और चाइना के बीच में अगर कहीं पर भी रिलेशनशिप इंप्रूव होती है तो उस केस में पूरा ग्लोबल सिनेरियो जितना भी चल रहा है, जिसमें चाइना एक तरफ है या चाइना के जो एक दो कंट्रीज अलायंस है सपोर्ट करने वाले वो एक तरफ है, और बाकी कंट्रीज कहीं ना कहीं चाइना को सस्पिशियस आंखों से देख रहे हैं कि कैसे भी करके ये हमें परेशान ना कर दे। तो यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि चाइना जो है वो ईस्टर्न लद्दाख में एग्रेशन दिखा रहा है, इंडियन ओशियन वाले रीजन में है, अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर चुका है और कर रहा है लगातार। तो इंडिया को कहीं ना कहीं थ्रेट चाइना से है ही, और इंडिया ऑलरेडी इकोनॉमिक डीकपलिंग शुरू कर चुका है चाइना के साथ में। तो उस केस में अगर चाइना के यूएसए के साथ में रिलेशनशिप अच्छे होते हैं या कुछ भी ठीक ठाक बन पाते हैं, तो उस केस में इंडिया के लिए कहीं ना कहीं डिलेमा तैयार हो जाता है कि अब आगे कैसा टैकल किया जाए। खैर वो बात सही है कि अभी इलेक्शन होंगे नवंबर में, फिर रिजल्ट्स आएंगे, फिर पता पड़ेगा। अभी केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं कि आने वाला क्या हो सकता है अगर जो बाइडन आते हैं मेन रूल में। दूसरा यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो बाइडन ने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर की है अपने स्टेटमेंट्स में, जो भी इनके कैंपेन होते हैं, डिबेट्स होती हैं, दोनों प्रेसिडेंशियलशिप के जो कैंडिडेट्स होते हैं, इधर डेमोक्रेट होते हैं इधर रिपब्लिक्स होते हैं, दोनों आमने सामने खड़े होकर फिर उनके बीच में डिबेट चलती रहती है। तो उनमें ये पता पड़ा, निकल के ये बात आती है कि जो बाइडन जो है वो चाइना को एक थ्रेट की तरह देखना बंद नहीं करेंगे। ठीक है, चाइना की एमरजेंस जो है टोटली वर्ल्ड लेवल पे कि हाँ ग्लोबल ऑर्डर ही चाइना के अकॉर्डिंग हो जाए, तो वो तो देखो ना तो जो बाइडन चाहेंगे और ट्रंप तो चाहते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें घुमा फिरा के यही बता रहे हैं अल्टीमेटली कि भाई इकोनॉमिक टाइज अभी तक भी डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में इंडिया और यूएसए नहीं कर पाए, चाहे छोटा सा ही कोई भी इकोनॉमिक टाई हो। तो उस केस में अब अगर जो बाइडन अगर रूल में आते हैं तो उस केस में इंडिया और यूएसए के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है ना, तो वहां पर सीधा कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट नहीं होगा, उनके बीच में बहुत सारे और इश्यूज हैं, उनको पहले फोकस किया जाएगा, फिर उसके बाद में उनके बीच में रिलेशनशिप बनेगी। और वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कोई भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड चीज़ हो गई, या फिर कोई भी इकोलॉजिकल इशू हो गया, जियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने बन रही है। बट पॉइंट यहाँ पे ये निकाल कर ला रहे हैं राइटर कि भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूएसए में जो नई गवर्नमेंट आ रही है वो और इश्यूज पे ज़्यादा ध्यान देगी, फिर इकोनॉमी को कनेक्ट करेगी वहाँ पे। तो ह्यूमन राइट्स भी इंडिया में कहीं ना कहीं अब आज देखो तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, या हाथरस जैसे केसेस हुए हैं, इसमें नहीं बताया हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, हाथरस जैसे केसेस हैं, तो नेशनली और इंटरनेशनली हमें बहुत ज़्यादा हमारी इमेज डाउन होती है ऐसे केसेस से। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखोगे तो इकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उनको पॉइंट किया जाएगा। अब चलो ट्रंप तो पूरा का पूरा अमेरिका फर्स्ट वाली एटीट्यूड से आ रहे थे, और जो बाइडन भी कहीं ना कहीं उसमें दिमाग लगा लेंगे कि चलो ठीक है अमेरिका फर्स्ट में दिमाग लगाएं, या आत्मनिर्भर अमेरिका की बात करें अपन कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाएंगे फॉर अमेरिकन्स बाय द अमेरिकन्स, मतलब वहीं की वहीं इन्वेस्ट करो आप और वहीं की वहीं कंजम्पशन कराओ। चाइना का जो पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन में रोल था उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ये निकाल के लेके आ रहे हैं कि जो बाइडन के साथ में भी अगर हम कुछ ना कुछ डील करते हैं ना, तो वहाँ पर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क बनी रहेगी, क्योंकि जो बाइडन केवल इकोनॉमी पे भी ध्यान नहीं देंगे, उसके अलावा वो ह्यूमन राइट्स पे भी देंगे, लेबर राइट्स पे भी देंगे, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, इस आर्टिकल का केवल क्रक्स लेना था। अभी क्या है, बिल्कुल ये कयास लगाए जा रहे हैं जीतेगा कौन और इंडिया को क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। बस इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वो अपन देख सकते हैं कि इंडिया जो है अभी देखो पेंडेमिक की वजह से भी ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं इकोनॉमिक। ठीक है, तो उस केस में यूएसए के साथ में तो इंडिया अभी तक भी छोटा मोटा ट्रेड डील नहीं कर सका, बट दूसरी तरफ जो क्वाड प्लस के अदर मेंबर्स हैं इंडिया और यूएसए को छोड़ करके, तो आप देखोगे वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो प्रो ट्रेड हैं कि सभी कंट्रीज़ के बीच में बैलेंस्ड वे में ट्रेड चलता रहे, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, कोई सा भी कंट्री हो। तो इस हिसाब से देखें
तो इंडिया का यहाँ पर लाइक माइंडेडनेस आती है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि इंडिया ने चाइना को एक तरीके से कंटेन करना शुरू कर दिया था जब RCEP से बाहर आ गया था इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद में लगातार कहीं ना कहीं इंडिया डीकपल कर रहा है चाइना से, जो इंपोर्ट हो रही हो उनको रोकना। फिर उसके अलावा आप देखोगे चाइनीज़ कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट करे उन पे लिमिट्स लगा देना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, जो मैंने आपको पूरा क्रक्स दे दिया है, जिनके बारे में आप ऑलरेडी बहुत सुन चुके हो। नया तो कुछ था नहीं, बस एक कंपाइलेशन था। नया सिर्फ आप देख सको तो क्वेड प्लस, दैट इज क्वेड के 4 मेंबर्स और 3 और। दूसरी चीज मैंने ये बताई कि भाई आपने सिक्योरिटी अलायंस की तो बात कर दी, जो कि अब कहीं ना कहीं अपने आप में रियलिटी भी है, क्योंकि अभी प्रीवियसली एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर मीटिंग में भी गए थे वहाँ पे, इस क्वेड की मीटिंग में। तो पहली बार कहीं फॉर्मल हमारे जो लीडर्स हैं वो मीटिंग में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस आ जाती है। बट सिक्योरिटी के अलावा इकोनॉमिक डिसरप्शन भी देख रहे हैं, तो चाइना लेड जो पूरा सिस्टम चल रहा है, जहां चाइना को इंडिया ने हमेशा से इग्नोर किया है, चाहे वो RCEP की बात की मैंने आप सभी, दूसरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि POK से उसकी एक ब्रांच निकलती है, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी वजह से इंडिया ने इग्नोर किया। और रही सही में चाइना ऑलरेडी इंडियन रीजन में और साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, तो इंडिया के लिए तो वैसे ही वहाँ पे थ्रेट है, तो चाइना को तो कैसे भी करके इंडिया इग्नोर करना चाहता है। और रही सही में वो मिलिट्री एग्रेशन ईस्टर्न लद्दाख में दिखाता है, और 2017 में उसने दिखाया था कहाँ पे, डोकलाम में। तो ऐसे करके इंडिया तो कहीं ना कहीं वैसे ही दूर होना चाहता है। तो यहां पर पॉइंट ये निकाल के मेन दे रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी से अब आप इकोनॉमी की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि टाइम जो है वो आपको इसी तरफ कंपेल कर रहा है, प्रेशर आपको उस दरी डाल रहा है, ठीक है। तो ये आर्टिकल का मैंने क्रक्स यहीं पे दे दिया है। ये दोनों आर्टिकल जो हैं इस पेज के बहुत ही अच्छे आर्टिकल है, दोनों को अच्छे से देखेंगे। एक तो ये वाला आर्टिकल नेवर वेस्ट ए क्राइसिस, इसमें 10 तो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिनको अभी इग्नोर किया जा रहा है बिल्कुल ब्लैंकली। यशवंत सिन्हा के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है, जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छा आर्टिकल है। इकोनॉमी की जो आप देखोगे क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो यहाँ से पता पड़ती है। दूसरा, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जिसको अभी 2020 का पीस प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल अच्छा आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस पेज से 2 तो टोटल 3 आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, बाकी मैंने आपको क्रक्स दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने अभी एक अनाउंसमेंट किया है सेट ऑफ मेजर्स के लिए, जिसमें टू प्रोन्स्ड अप्रोच अपन देख सकते हैं कि कैसे भी करके इकोनॉमी में कंजम्पशन को रिवाइव किया जा सके और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जा सके। जिसमें पहला काम तो ये कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंसेंटिवाइज करना कि भाई आप अपनी स्पेंडिंग्स को इंक्रीज करो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज स्पेंडिंग को इंक्रीज करेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई के लिए नए प्लांट्स बनेंगे और उससे फिर इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी। दूसरा जो पैकेज है, दूसरा जो स्ट्रेटेजी है इस पूरे पैकेज के पीछे, दैट इज कि कैसे भी करके कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया जाए, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम करेंगी। तो उससे क्या होगा, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो आप बड़ी मशीन लेकर के आओगे। फॉर एग्जांपल आप कोई प्लांट लगा रहे हो, कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो, बड़ी मशीन लेकर के आओगे, तो मशीन के लिए आप कहीं ना कहीं ऑर्डर दोगे। तो 2-5 करोड़ रुपए की अगर वो मशीन है तो 2-5 करोड़ रुपए इकोनॉमी में सर्कुलेट हुए कि नहीं। फिर वो 2-5 करोड़ रुपए के लिए मशीन असेंबल होगी तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स आप कहीं और से अरेंज करोगे। तो ऐसे साइकिल चलाने के लिए ये एक 73,000 करोड़ रुपए का एक डिमांड को बूस्ट करने के लिए पैकेज दिया गया है। बट पॉइंट ये है कि आज हमारा जो इकोनॉमी का डिस्ट्रक्शन हो चुका है उसका स्केल इससे भी ज़्यादा है। तो ये मेजर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो मॉडेस्ट है। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि एकदम सॉलिड स्टेप है जिससे कि इकोनॉमी रिवाइव कर सके। ड्यूरेबल पोजीशन में देखा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बट यस, ये बात ठीक है कि एक अच्छा सिग्नल है जिसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए हमें, और गवर्नमेंट भी एक्नॉलेज कर रही है कि वाकई में डिमांड बूस्ट करने की ज़रूरत है। और जब इस चीज़ें से देखो, वही चीज़ है कि जब तक आपने अपनी कमियां नहीं जानी तो आप कमियों को इंप्रूव कैसे करोगे, राइट। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ना, उनको तो क्या इंसेंटिव दिया गया है कि भाई जो आप ट्रैवल करते हो ना, उसके लिए जो कैश वाउचर्स हैं उनकी पॉइंट कि कैसे भी करके उनके जेबों में पैसे बचे रहें। अब अगर पॉकेट में पैसा रहेगा
तो वो कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल कराएंगे। अब गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल कराएंगे तो इकोनॉमी सर्कुलेट होगी। दूसरी तरफ जो है, हाँ, एक कंडीशन ये दी है इन्होंने कि जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे तो डिजिटल चैनल के थ्रू ही लेंगे। मतलब पेमेंट जो करेंगे वो जैसे आप जितने भी वॉलेट्स यूज़ करते हो या नेट बैंकिंग का यूज़ करके, उनका यूज़ करके ही वो अपनी स्पेंडिंग को मतलब एक तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और गुड्स एंड सर्विस को अवेल करा सकते हैं। दूसरा, सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं फेस्टिव सीजन आ रहा है, दिवाली से शुरू हो जाता है लगभग तो, और नवरात्रि भी आने वाले हैं। अभी तो ये अधिक मास चल रहा है हिंदी महीनों के हिसाब से मैं बताऊं आपको तो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि फेस्टिव एडवांसमेंट दे रही है 10,000 रुपए का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, तो कैसे भी करके कंजम्पशन को इंप्रूव करना। दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो 36,000 करोड़ रुपए की डिमांड बूस्ट हो जाएगी इस पूरी एक्टिविटी से। डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट केवल आप चीजें समझो कि 10,000 रुपए हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अभी ये प्रोविजन, स्टेट्स ने तो अभी तक किया नहीं, क्योंकि स्टेट्स के पास में वैसे फाइनेंस क्रंच है, ठीक है। तो उस केस में 36,000 करोड़ रुपए का सर्कुलेशन डिमांड में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी रिवाइवल की तरफ जा सकती है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। बट आप देखोगे जिस लेवल का डिस्ट्रेस हमारे यहाँ पर लेबर मार्केट में चल रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर में चल रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हाँ, ये एक आशा की किरण है कि गवर्नमेंट ने अगर एक बार कदम उठाया तो डेफिनेटली ये नज़र में तो है। दूसरा जो है सेगमेंट, दैट इज कि कैसे भी करके कैपिटल स्पेंडिंग को इंक्रीज किया जाए। अब 50 साल के लिए अगर कोई लोन ले रहा है तो उसको इंटरेस्ट फ्री करने की बात हो रही है। तो ऐसे आप देखोगे तो 12,000 करोड़ रुपए तक का स्टेट्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि 50 साल तक अगर स्टेट्स अभी कोई लोन ले रहे हैं, 50 साल तक का कोई लोन लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं और कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नई स्कूल्स खुला रहे हैं, नए हॉस्पिटल्स खुला रहे हैं, इन्हीं की बात अपन करते हैं। तो इस केस में या फिर की इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी यूपीएससी 2020 में आया था कि की इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए ही है, राइट। तो उनको डेवलप करने में स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लिबरल एटीट्यूड आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये प्रोविजंस अच्छे हैं, बट 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हम हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की बात करें तो वो एज कंपेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वो बहुत ही कम था। तो पॉइंट यहाँ पर वो ही बार बार निकल के आ रहा है, शुरुआत अच्छी है बट अभी टास्क बड़ा है, और भी ज़्यादा बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ पर आरबीआई ने तो ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया है कि आने वाले टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी है वो 9.5% तक कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। एनएसएसओ का अगर डेटा देखें तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है वो कोलैप्स कर चुका है। इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में वो फर्स्ट क्वार्टर में अगर देखें तो वो भी कहीं ना कहीं रुक कर के आ रहा है, और आ भी रहा है। तो उसकी वजह क्या है, कल मैंने बताया था कि दूसरे देशों में लिबरल एटीट्यूड है, अमेरिका में पैसा मार्केट में फेंका जा रहा है, इसलिए पैसा एक्सेस में, डॉलर जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, वो जाकर के फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर यही आ रहा है भाई कि टास्क बड़ा है, अनाउंसमेंट अच्छा है, लगातार करते रहो। फिस्कल पैकेजेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डोलड्रम में फंसी पड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेवर वेस्ट अ क्राइसिस, ये गवर्नमेंट पे अटैक हो रहा है और गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ की हैं और कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर नहीं किया, वो चीज़ें ये आर्टिकल बिल्कुल क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बट सजेशन भी दे रहा है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि आइडिया पेज है ये। अच्छा, इस आर्टिकल से अपन क्या सीख सकते हैं, क्या देखेंगे, वो मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखो, पहली चीज़, अभी तक गवर्नमेंट क्या कर रही है और कौन सी हमारी रियलिटी रही हुई है जिनको गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है, क्योंकि इग्नोरेंस सबसे गलत चीज़ होती है। आप एथिक्स में भी देखोगे तो इग्नोरेंस को तो अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इग्नोरेंट पर्सन कैन नेवर बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो उस तरीके से अब देखते हैं, गवर्नमेंट ने हमेशा से जितने सारे भी इश्यूज़ आए हैं, तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं वो मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो झूठी बातें बोली, आधी झूठी बोली या पूरी झूठ बोल दी और एक डार्क क्लाउड बना दिया कि कैसे भी करके हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छी परफॉर्म कर रही है, डाइवर्ट कर रहे हैं पब्लिक ओपिनियन को कहीं और इश्यूज़ पे, जबकि हमारी इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी, बहुत सारे क्राइसिस, बहुत सारे कंसर्न्स को फेस कर रही है। तो टोटल 10 कंसर्न्स बताते हैं। पहला कंसर्न, इकोनॉमी की अगर बात करें तो हम अभी क्या बोल रहे हैं कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है
इसका कॉन्ट्रैक्शन 23.9% तक हुआ है, डिक्लाइन हुआ है हमारी जीडीपी ग्रोथ का, राइट। अब पॉइंट यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि भाई आप ये इस फाइनेंशियल ये जो क्वार्टर जिसकी बात आप कर रहे हो इसके पहले 8 क्वार्टर है उनकी देखो ना डेटा, वहां पर तो हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी कोलैप्स हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये पेंडेमिक की वजह से है, हमारी इकोनॉमी पहले से ही प्रॉब्लम का सामना कर रही थी। दूसरा पॉइंट कि ये जो डिक्लाइन है इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, एन एक्ट ऑफ गॉड, नहीं, दिस इज द एक्ट ऑफ द पीपल जो खुद गॉड बनना चाह रहे हैं, राइट। तीसरा यहाँ पे जो प्रॉब्लम बता रहे हैं हमारे यहाँ पे, ये दूसरा पॉइंट है ना, ये अपन नहीं यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा पॉलिटिकल है, ठीक है। थर्ड वन आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर स्लो डाउन जो है वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर टाइम पे टैकलिंग नहीं की, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ किया कि ये डिमांड ड्रिवन डिसल्ट्रेशन है, मतलब डिमांड की कमी की वजह से हमारे यहाँ पर इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, ध्यान दिया कुछ और चीज़ों पर ही। मतलब वही बात कि दर्द तो आपके हाथ में है और ऑपरेशन आप पैर का कर रहे हो। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर एक जो वाकई में क्राइसिस आया वो डिमांड ड्रिवन है, ये चीज़ अपन प्रीवियस आर्टिकल में देख चुके हैं और गवर्नमेंट ने अब एड्रेस भी कर लिया, ऐसी बात नहीं एड्रेस नहीं किया है, जो कल पैकेज दिया है प्रीवियस आर्टिकल जो देखा अपन ने। बट अभी तक के जितने पैकेजेस थे ना, उन पैकेजेस में कहीं पर भी डिमांड पे इतना फोकस नहीं किया गया था, या डायरेक्ट डिमांड को कैसे रिवाइव किया जाए उस पर ध्यान नहीं दिया गया। चौथा जो पॉइंट है, कंसर्न है, दैट इज बिल्कुल क्लियर ये है कि हमारे यहाँ पर जो डिमोनेटाइजेशन का कदम उठाया गया था ना, वो बिल्कुल थॉटलेस प्रोसेस था और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी वाकई में गड्ढे में जाके गिर गई। और आज डिमोनेटाइजेशन का पर्पज़ क्या था कि जो इकोनॉमी में करेंसी सर्कुलेशन है उसको कैसे भी करके डिजिटाइज कर दो या फिर उस सर्कुलेशन को कंट्रोल करो जिससे कि 2 नंबर का पैसा ना हो। बट आज देखोगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमी में करेंसी सर्कुलेशन इंडिपेंडेंस के बाद में हाईएस्ट है अभी। तो जीडीपी का परसेंट देखोगे तो 15% अभी तक करेंसी के फॉर्म में घूम रहा है। तो अपन देख सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन कितना थॉटलेस स्टेप था। तो डिमोनेटाइजेशन की जब बात आए या फिर गवर्नमेंट की कभी भी यूँ पूछे ना आपसे कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में, तो ये चीज़ अपने को एड्रेस करनी है कि कुछ क्रिटिक ऐसे कहते हैं, राइट। फिर 5th पॉइंट यहाँ पे निकाल के ला रहे हैं राइटर कि इकोनॉमी जो है हमारी इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं थी, ठीक है, इल एडवाइज रही। अब रही सही में हमारी इकोनॉमी प्रेशर का सामना कर ही रही थी डिमोनेटाइजेशन के कारण, देखा ही था अपन ने। और फिर जीएसटी लेकर के आ गए। अब जीएसटी के लिए यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं खुद कि ये आइडिया अच्छा था बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही पुअर रही। बात तो की जा रही थी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, बट स्टेट्स को कहीं ना कहीं एबिसिमल स्टेट पे ले जाकर छोड़ दिया और आज एक डिस्ट्रस्ट का माहौल बना हुआ है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। अभी आप फ्रंट पेज पे भी देखोगे तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, तो कॉम्पनसेशन के लिए सेंटर ने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया कि भाई नहीं, आप ही बोरो करो, हमारी तरफ से कोई कॉम्पनसेशन आपको नहीं मिलेगा। और मीटिंग में कोई कंक्लूजन, कोई कंसेंसस नहीं आई। फिर 6ठा पॉइंट जो राइटर बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो उनको पता है अच्छे से कि इकोनॉमी की हेल्थ क्या है, बट इसके बावजूद हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया। ठीक है, वो बात सही है कि हमारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारे पास में इतना कुछ अवेलेबल नहीं था जिससे कि कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी को टैकल किया जा सके। बट अभी अपन क्रिटिसिज्म ही सुन रहे हैं, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉकडाउन माइंडलेस था, ये भी क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रहा है। 7वां क्रिटिसिज्म जो आ रहा है वो है कि जो ग्रोथ रेट है, अभी फर्स्ट क्वार्टर की बात अपन ने की जिसमें अपन 24% के लगभग डिक्लाइन की है इंडिया की, तो वो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज में हाईएस्ट है। ये आर्टिकल एक पहले भी डिस्कस किया है मैंने बताया था कि वर्ल्ड की टोटल जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें तो लॉकडाउन की वजह से डिक्लाइन 12% के लगभग ग्रोथ रेट में है, तो हमारे 24% आप देख सकते हो, जस्ट डबल, हाईएस्ट अमंग द मेजर इकोनॉमीज। 8वां कंसर्न, गवर्नमेंट जो है वो बैंकरप्सी का सामना कर रही है। ये तो रिपीटेडली इकोनॉमी के आर्टिकल्स में आते हैं कि भी गवर्नमेंट के पास में फिस्कल स्टिमुलस देने के लिए स्पेस ही नहीं है। बस ये तो भगवान की दया अच्छी रही कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम रहे, तो गवर्नमेंट को एक स्पेस मिल गया और उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवीज लगा दी। मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आज 88 रुपये का पेट्रोल बिक रहा है नॉर्मली, एवरेज आप देखो तो 88 रुपये पर लीटर, 88 रुपीज़, राइट। तो उस केस में क्या हो जाता है कि इनके गवर्नमेंट की किस्मत यहाँ पर अच्छी बताई गई,
नहीं तो गवर्नमेंट का हाल और भी बुरा हो जाता। तो गवर्नमेंट पैसे क्यों नहीं मतलब मार्केट में उतार रही है, इसकी वजह सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि गवर्नमेंट के पास में स्पेस नहीं है। 9वां पॉइंट जो है कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो अकेला ऐसा सेक्टर है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस नहीं कर पाया। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं इसके पीछे पहला नंबर तो ये है कि भाई गुड मॉनसून अच्छा रहा है, इसलिए एग्रीकल्चरल आउटकम अच्छा रहा है। जबकि फार्मर्स तो अभी भी सफ़र कर रहे हैं अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की आप बात करो तो, उनको देखते हुए। तो आप दूसरी तरफ देखो, एक तरफ तो क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबली डिक्लाइन कर रही थी और दूसरी तरफ इंडिया में ज़्यादा महंगा तेल बेचा जा रहा था, चाहे डीजल हो चाहे कोई सा भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो। तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है, राइट। तो गवर्नमेंट ने तो उल्टा ज़्यादा प्राइसेस एक्सॉर्बिटेंट या एक्सटॉर्शनरी लेवीज लगाई, टैक्सेस ज़्यादा लगाए। फिर 10वां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जो भी डेटा मतलब डिस्क्लोज होना चाहिए पब्लिक डोमेन में, उस डेटा को आप हाइड करने की कोशिश करते हो। जैसे पीएम केयर की बात हो गई, इलेक्टोरल बॉन्ड आपने ट्रांसपेरेंसी के नाम पे लेकर के आए और आज वहाँ पर कहीं ना कहीं हिडन फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग आ रही है रूलिंग पार्टी को। फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी दिखाई देती है, क्लैरिटी नहीं है पब्लिक डोमेन में। ऐसे कह के राइटर ये बोलते हैं कि आज आप स्टॉक मार्केट के रिवाइवल की तरफ देख करके कहते हो कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आता है। भाई वो तो स्पेक्यूलेटर्स का काम है, वो तो माहौल बनाते हैं, पैसा आ जाता है। और वैसे भी एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो हैं, चाइना की हो गई, यूएसए की हो गई, वहाँ पर इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया गया है तो वो पैसा मार्केट में आया है, तब जाकर के वो डॉलर यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। अगर वहाँ पर अगर पूरी चीज़ें गड़बड़ हो गई तो इंडिया फिर से उन्हीं के भरोसे बैठ जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई आप जो ग्लोबलाइजेशन एफर्ट हैं उनको हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके अवॉइड करने की ज़रूरत है। ग्लोबलाइजेशन एफर्ट कौन से होते हैं? जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। तो इस एटीट्यूड से हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती, रियलिटीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सफरिंग और ज़्यादा बढ़ेगी और इसकी हमें हैवी प्राइसेस देनी पड़ेगी अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही है उनको देखें। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि जो जॉन मेनार्ड कीन्स, जिन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे एक आइडिया दिया था कि बोला लोगों के पॉकेट्स में पैसे भेजो, तब जाके डिमांड आएगी, तब जाकर के रिवाइवल आएगा। और डिमांड नहीं होगी तो केवल सप्लाई से काम क्या हो जाएगा? आपने इकोनॉमी में पढ़ ली होगी जेम कीन्स के बारे में बातें। तो इन्होंने ये बोला कि लोगों को बोलो कि आप खड्डे खोदो और उन खड्डों को वापस बूर दो, इससे फिर उनको पैसा दे दो, जैसे नरेगा के अंदर हमारे यहाँ पे कराया गया था। इससे क्या है कि विदाउट लेबर अगर आप किसी को पैसा देते हो तो वो निकम्मा हो जाता है। किसी से मेहनत कराए बिना आप उसके पॉकेट में पैसे डाल दोगे तो वो क्या सोचेगा, नेक्स्ट टाइम पे मुझे ऐसे ही पैसे मिल जाएंगे। और उससे कुछ मेहनत करवा करके फिर उसको पैसा दोगे तो वो थोड़ा लेबोरियस हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसकी खुद की एम्बिशन जग जाती है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो एक तो कॉन्फिडेंस आया, एक इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाने के लिए आपने उसके हाथ में पैसा दे दिया तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ गई। तो भाई हमें भी ऐसे ही खड्डे तैयार करवाने हैं कि लोगों के हाथों में पैसा तभी दें कि भाई पहले ये खड्डा खोदो ज़मीन में, फिर हम आपको पैसा देंगे। इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे भी करके रूरल रोड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो, हाउसिंग बनवाओ, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो, नई सिटीज़ बनवाओ, विलेजेस में एडवांसमेंट लाओ, नई फैसिलिटीज़ दो, हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करो, नेशनल हाईवेज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करो, रेलवे लाइन डलाओ, पोर्ट्स डेवलप कराओ, डिफेंस डेवलप कराओ, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कराओ। तो हमें हमारे नए डिचेस ढूंढने होंगे जिससे कि लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और उनको पैसा मिले, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव हो और इकोनॉमी फिर से ट्रैक पर आए। लोन लेना कोई गलत बात नहीं होती है। लोन अगर आप ऐसी कंडीशन में लो कि जब आपकी ऐसी कैपेसिटी बन जाए, कोई आप बिजनेस स्टार्ट करो और उस बिजनेस से आप फ्लॉरिश हो जाओ, खुद ग्रोथ करो और लोन को रीपे करो, तो वो तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है ना। बट लोन लेना तब घातक हो जाता है कि जब हमारी इकोनॉमी कंड्यूसिव नहीं होती। लोन तो ले लिया 50 लाख का, फ़ायदा नहीं हो रहा है महीने पे 1 लाख रुपए का, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेकर के आएंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई कैसे भी करके आप ऐसा माहौल बनाओ जिससे कि लोगों के पास में ऐसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सब बैठे हैं। देखो ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर भी देंगे, जॉब क्रिएशन भी हो जाएगी, बट मार्केट में डिमांड भी तो हो।
तो ऐसी कैपेसिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तो तब हमने FRBM एक्ट, आप पढ़ते हो अच्छे से, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसमें ये टारगेट किया गया था कि कैपिटल अकाउंट जो है उसके डेफिसिट तो चलो ठीक है मार्जिनली चलती रहे, कोई इश्यू नहीं है, बट रेवेन्यू डेफिसिट को हमें पूरा जीरो करना है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हो गया कि आप लोन ले रहे हो और लोन को टाइम पे रीपे कर रहे हो और उसका इंटरेस्ट भी टाइम पे रीपे कर रहे हो। तो भाई ऐसा अगर हो गया तो इकोनॉमी एफिशिएंटली काम करेगी कि नहीं? बट अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमी अभी भी FRBM एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको एस्पायर ही कर रही है। NK सिंह कमेटी के अंडर में ही तो FRBM एक्ट पहले आया था और NK सिंह कमेटी के अंडर में ही FRBM एक्ट को रिव्यू किया गया था अभी 2015-16 में, और उन्होंने फिर से अपने तरीके से कुछ चेंजेस ला दिए। वो बात एक अलग है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आए थे उसकी वजह से, और रही सही में अब कोविड-19 क्राइसिस आ गया, इनको हम बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पर जो बेसिक सिस्टम या बेसिक पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपरली ना एक रीस्ट्रक्चर होने की वजह से हम अभी भी कहीं ना कहीं 2003 का FRBM एक्ट की जो टारगेट है, जहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर हम 3 या कैपिटल अकाउंट डेफिसिट को तो हम 3% से नीचे लाना चाह रहे थे और रेवेन्यू डेफिसिट को हम 0 तक लेके आना चाह रहे थे। तो उस केस में आज भी हमारा कंट्री वहीं उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट यही बोल रहे हैं कि भाई जॉब क्रिएट करो, सबसे पहले तो नौकरी दो लोगों को, जिससे उनके हाथों में पैसा आए, जिससे कि डिमांड बढ़ेगा तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप कैपेसिटी क्रिएट करो जिससे कि लोग इन्वेस्ट करें तो उनको फ़ायदा हो, फ़ायदा होगा तो इकोनॉमी सर्कुलेट होगी तो फ़ायदा रहेगा, तो फ्रेश कैपेसिटी भी क्रिएट की जा सकती है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, साथ में ट्रांजैक्शनल कॉस्ट जो हैं उनको रिड्यूस करो इकोनॉमी में, ठीक है, और इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव और ज़्यादा बनाओ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। तो एक वर्चुअस साइकिल शुरू हो जाएगी, एक बार बस एक किक देने की ज़रूरत है। और इसके लिए राइटर एक चीज़ बोलते हैं कि RBI से अगर आपको पैसे नए प्रिंट भी करवाने पड़े, जिसको बोलते हैं अपन डेट मोनेटाइजेशन, तो वो भी आप करवाने से मत चूको, क्योंकि इकोनॉमी एक बार अगर कहीं पे जकड़ी जा चुकी है तो कई साल लगेंगे इसको रिकवर होने में, ठीक है। तो आज जो इश्यूज इंपॉर्टेंट है उन पे ध्यान देने की बजाय गवर्नमेंट कहीं और ध्यान दे रही है। तो पॉइंट ये है कि इंडिया कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा है, और रियलिटी को ध्यान रखो, फाल्सिफाई मत करो, डेटा को गलत मत समझो, आप जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज अ प्राइज फॉर वेजिंग अ वॉर ऑन हंगर। हंगर को वायलेंस की एक वायलेशन देख सकते हो ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। अब देखते हैं इस आर्टिकल को अच्छे से। मई 2018 में एक रिमार्केबल एडिशन हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पारित किया, जिस रेजोल्यूशन का नाम था 2417। ये आप नोट डाउन कर लो, प्रीलिम्स में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2417 ये रेजोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमैनिटेरियन लॉज, ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्टिंग सिविलियंस और वल्नरेबल पॉपुलेशंस। तो इसमें कहीं ना कहीं हंगर हिडन है, तो ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछती है। तो पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पर ये जो मई 2018 में रेजोल्यूशन लिया गया था, इसका आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो जितने भी रीजन्स जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी का लोग जहाँ सामना कर रहे हैं, वहाँ पर एक ये पाथ ब्रेकिंग काम करेगा, एक ऐड करेगा ऐसे गोल को अचीव करना जो कि हमने एस्पायर किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर, जो कि यूनाइटेड नेशन में 2015 में पारित किए गए थे, एक्सेप्ट किए गए थे कि हमें कैसे भी करके 2030 आते हैं हंगर को इरेडिकेट करना है थ्रू आउट वर्ल्ड। तो अभी इसी लाइन में देखें तो 2020 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, जो कि वर्ल्ड की ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट है, जो कि हंगर को एलिमिनेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर WFP की बात करें तो इन्होंने अपनी अटेंशन तब गेन करना शुरू कर दी जब इन्होंने जो फेमीन वाले रीजन्स हैं और जो भूखमरी जो थ्रू आउट वर्ल्ड फैली पड़ी है, उनके रूट कॉजेज़ पे काम करना शुरू कर दिया, जो कि एक ग्लोबल गवर्नेंस में एक स्टैंडर्ड फिक्स करने का काम करता है। आज इंडिया भी कहीं ना कहीं, एक आर्टिकल जो एक्सप्लेन पेज में अपन ने डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे इंडिया और
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो कोलैबोरेट करके काम करते हैं, इंडिया में पीडीएस सिस्टम को भी गाइड करने में काम करता है। रही सही में ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रू आउट वर्ल्ड पीस को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। अगर थ्रू आउट वर्ल्ड अगर हंगर नहीं रहेगा तो केओस नहीं होंगे। अगर आप ह्यूमन राइट्स को अगर अपहेल्ड करने में सक्सेसफुल होते हो तो पीस स्टैब्लिश होगी, तो पीस प्राइज तो जाना बनता है। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2417 है, इसने क्लियरली बात रख दी थी कि अभी अब फोकस जो रहेगा वर्ल्ड का वो रहेगा कि जिन पर्टिकुलर रीजन्स में वॉर है, जैसे अपन पैलेस्तीन की बात करते हैं, सूडान वाले रीजन की बात करते रहते हैं, कभी लीबिया की बात करते हैं, तो कभी यमन की बात करते हैं, तो वहाँ पर लोग कंटिन्यूअस सफरिंग का सामना कर रहे हैं। फूड इनसिक्योरिटी की देख लो या बच्चों में अंडर नरिशमेंट की बात कर लो। तो नोबेल कमेटी जिसने ये डिक्लेयर किया अभी ये प्राइज़, उन्होंने इस चीज़ पर भी स्ट्रेस दी है कि जिन रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलता जा रहा है वहाँ पर हंगर लगातार बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। आज वर्ल्ड की 80% जितने भी बच्चे हैं जो कि क्रॉनिक मालनरिश्ड हैं, जो कि लगातार कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, वो उन्हीं रीजन्स में रहते हैं जहाँ पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चलते रह रहे हैं। और रही सही में इस कोरोना वायरस ने तो और ज़्यादा बुरा हाल कर दिया। फूड इनसिक्योरिटी की बात करो या फिर फेमिन की बात करो, अगर आज देखें तो नंबर्स की बात करें, टोटल हंग्री पीपल तो 270 मिलियन है, जो कि इस पेंडेमिक की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाएंगे नंबर्स में। ठीक है, तो ये जो सफरिंग जो है स्टारवेशन की, ये कॉन्फ्लिक्टेड जोन में और ज़्यादा बढ़ जाएगी इस पेंडेमिक की वजह से। वही बात, नीम तो नीम ऊपर से करेला। और अगर जैसे ही इन पर्टिकुलर रीजन्स की बात करें कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की, तो लोगों को क्या मोबिलिटी नहीं हो पाती, वो एक ब्लैक मार्केट का शिकार हो जाते हैं जहाँ पर काला बाजारी शुरू हो जाती है और लोगों की एक्सेसिबिलिटी जो है फूड को वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो आप देखोगे कि या तो फूड अनअवेलेबल है या एक्सेसिबिलिटी नहीं है, या फिर लोग जहाँ से अपना खाने की चीज़ें ला सकते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो भुखमरी बढ़ेगी कि नहीं। वॉर रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट्स की अगर बात करें, जैसे सीरिया की देखी अपन ने, तो वहाँ पर लोगों के खेतों के खेत बर्बाद कर दिए जाते हैं, वो फिर से अपनी खेती दोबारा से स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो इससे भी लोगों की वेलफेयर इंश्योर नहीं होती। इसी तरीके से जो पार्टीज़ वॉर में इन्वॉल्व रहती हैं वो ध्यान ही इसी चीज़ पे देती हैं कि कैसे दूसरी पार्टी की फूड सिक्योरिटी ख़त्म की जाए। आप एक तरफ तो वेपन पे इन्वेस्टमेंट करते हो, अरे भाई वेपन की बजाय लोगों के पेट भर दो ना। भारत पाकिस्तान की जो बात आती है ना, तो ये हमेशा बात होती रहती है कि आप लड़ाई में डिफेंस में जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी बजाय आप क्यों ना अपने यहाँ पे गरीबी हटाने के लिए काम करो। इस पर बातचीत भी हुई है, दोनों में गरीबी बहुत ज़्यादा है, बट उसके बावजूद वही चीज़ है, फालतू के इश्यूज, पॉलिटिक्स फालतू की, उसकी वजह से अल्टीमेटली ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता रहता है। अगर किसी भी रीजन में लोगों को अगर बेसिक नीड्स दे दी जाती है ना, तो सोसाइटी में ट्रस्ट भी आता है, और एजुकेशन और वर्क और रीबिल्डिंग लाइव्स अगर आप कर देते हो ना, तो उससे भी इकोनॉमी भी अच्छी रहती है और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है, ह्यूमन राइट्स भी अच्छे रहते हैं, तो वो अपनी वेलफेयर अपने आप ही इंश्योर कर लेंगे। इसके अलावा अगर अपन देखें तो इन सारे इश्यूज को देखें तो वॉर और हंगर ये हैंड इन हैंड चलते रहते हैं। तो हम देखें कि हंगर को हमें इरेडिकेट करना है तो उस केस में हमें राइट्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल इश्यूज पे ध्यान देती रहती है कि कैसे भी करके हमारी टीआरपी बढ़े, जैसे वॉर, टेररिज्म, जेनोसाइड, इन पे। अरे भाई, इनके अलावा हंगर के विक्टिम्स हैं उन पर भी तो आप फोकस दे सकते हो ना, वो भी तो एक स्पेक्टेकुलर फॉर्म ऑफ वायलेंस है, क्योंकि उन पर भी तो कहीं ना कहीं एक आघात ही हो रहा है, उनके पेट नहीं भरा जा रहा है, उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है। देखो, हंगर जो है वो अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हमें वाकई में आज ह्यूमन रिसोर्स की बजाय ह्यूमन कैपिटल की बात करने लग गए हम, तो उस केस में हंगर को तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। एक तरफ तो परपेट्रेटर्स हैं, दूसरी तरफ विक्टिम्स है, तो इन परपेट्रेटर्स को कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। इनको इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करवाने की ज़रूरत है कि भाई आपकी वजह से कितनी परेशानियाँ होती हैं। अब इंडिया की बात आती है। इंडिया देखो हंगर का हमेशा से विक्टिम रहा है, चाहे बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस, कोई इशू नहीं है दोनों में। बहुत बार हम बात करते रहते हैं कि हाँ बंगाल फेमिन आ गया, ब्रिटिश इरा के फेमिन की बहुत बार बात करते रहते हैं। 1943 में बंगाल फेमिन आया था, ठीक है, तो वो तो अटेंशन पाते ही रहते हैं। बट अगर 1947 के बाद की बात भी करें ना, तो हम तो भाई भुखमरी के शिकार ही बने रहे हैं।
गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी ऐसी फॉर्मुलेट की, एक तरफ तो भुखमरी हमारे यहाँ पर थी, तो दूसरी तरफ हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी पे बात करने लग गए थे। और जबकि हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए इंपोर्ट किया करते थे, स्पेशली यूएसए से, जहाँ से लाल कलर का गेहूँ आता था। मेरे ताऊ जी बताते हैं कि रोटियाँ ऐसी आती थी कि उन रोटियों को यहाँ से बनाओ ना, और इस तरफ से खींचो और इस तरफ से खींचो, तो उसका एरिया इतना खिंच जाता, रबड़ जैसी रोटियाँ बनती थी वो। तो आप देखो कितना बुरा हाल था उस टाइम पे कि इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे अनअफोर्डेबिलिटी थी एग्रीकल्चर में, मिनरल्स फर्टिलाइजर प्रॉपर नहीं था, इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी, केवल 10% लैंड एरिया ऐसा था जहाँ पर एग्रीकल्चरल फैसिलिटी थी। ये डेटा इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लेना, ठीक है। 10% एग्रीकल्चरल फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो उस केस में आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके इकोनॉमी को कहीं और लेकर के जा रहे हो, जबकि हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन ही प्रॉपर नहीं था सप्लीमेंट करने के लिए। और उस चीज़ के लिए हम किस पे डिपेंडेंट थे? वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल सप्लाई चेन से हम इंपोर्ट करते थे। और यूएसए जैसे कंट्री जहाँ पर हम एक तरफ तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे यहाँ पर प्रॉपर ही नहीं कर पा रहे थे, हमारी भूखी जनता का पेट ही नहीं भर पा रहे थे। गनीमत है ग्रेन रेवोल्यूशन आई 1960s में लेट में, तो उसके बाद में हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत हंगर क्राइसिस को थोड़ा बहुत टैकल करना शुरू हुआ, फेमिन भी कम आना शुरू हो गए, तो मालनरिशमेंट भी थोड़ा बहुत कम हुआ। बट फिर भी हमारे यहाँ पर हम जो नैम का झंडा लेकर के घूम रहे थे, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा है थ्रू आउट वर्ल्ड, कि भाई आप एक तरफ तो नैम बोलते हो, दूसरी तरफ आप अपने यहाँ पर ये होता है कि आप अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप दूसरे बड़ी जो कंट्रीज उन पर डिपेंडेंट हो, ठीक है। रही सही में हमारे यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स का आना, चाहे कभी फ्लड्स हो, चाहे कभी ड्रॉट्स हो, कभी लैंडस्लाइड हो, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहती है आज भी अगर अपन देखें तो एक अकाउंटेबिलिटी बनाने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं स्टेट्स की, कि भाई कैसे भी करके आप हंगर को तो एटलीस्ट स्टेक पे मत रखो, हंगर को तो आप ध्यान में रखो। लोगों की बेसिक नीड में पहली चीज़ होती है रोटी कपड़ा मकान, कम से कम रोटी तो दो सबसे पहले, फिर शेल्टर की बात करो, फिर कपड़ों की बात करो, फिर शेल्टर की बात करो, ऐसे होता है फिर, ठीक है। तो इस तरीके से अब तो एजुकेशन और हेल्थ की बात भी होने लग गई, बट अभी पहले जो होती थी ना, मैं कहता हूँ 2000 से पहले तीन ही चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान, फिर उसके बाद में अब एजुकेशन और हेल्थ भी ऐड हो गई जैसे जैसे हमारे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में, तब से उसके बाद में फूड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इंश्योर हो पा रही है। दूसरी तरफ अब देखें, पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लग गया तो हंगर और भी ज़्यादा बढ़ गया। रही सही में वेज अर्नर्स के पास में इकोनॉमी नहीं है, पैसा नहीं है, वही बात, लाइवलीहुड ही नहीं है भाई, पैसा ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, आप इकोनॉमी कर रहे हो भाई, पैसे तो दो लोगों को, वही जेम कीन्स की बात, भाई खड्डे खुदवाओ, उनको बुरवाओ, फिर पैसे दे दो, ऐसे तो मत दो, ऐसे तो निकम्मे हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही हमारे यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन देखा गया, तो वो सारी चीज़ें क्या आ रही है हंगर की वजह से ही। और रिवर्स माइग्रेशन का उल्टा माइग्रेशन वापस से हो गया, गाँव में जो लोग आशा करके गए थे कि वहाँ जाके हम रह लेंगे, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, तो वापस से आ गए सिटीज़ की तरफ। कहने का मतलब कितना केओस बन गया। तो आज देखोगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो डिलीवर करता है फूड और बहुत सारी और भी आवश्यकता की चीज़ें, जिससे कि हंगर को हंगर की जो प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव किया जाए वर्ल्ड लेवल पे, इंक्लूडिंग इंडिया। इससे एक के अभी जो क्रिटिकल जंक्शन पे आज वर्ल्ड खड़ा है या इंडिया पर्टिकुलरली खड़ा है, तो एक अर्जेंट वार्निंग का टाइम है। नीड है कि हम कैसे भी करके इन सीवियर क्राइसिस को फेस करें और फेमिन और स्टार्वेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म करें जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये पैंडेमिक और ज़्यादा ग्रेव करेगा सिचुएशन को। क्योंकि ये एक हंगर जो है ये स्लो वायलेंस है, ये आप ज़रूर लिखना ये लाइनें कभी ज़रूरत पड़े तो। स्लो वायलेंस है हंगर वल्नरेबल पॉपुलेशन पे, जो दिखता भी नहीं है और उनको रोज़ मारता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है एक कलेक्टिव कॉन्शियंस की, कि सब लोग साथ मिल करके काम करें, ठीक है, तभी ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी को हम अपहेल्ड कर सकते हैं। इसके लिए हमें हाथ से हाथ मिला करके और हंगर को इरेडिकेट करने के लिए आगे काम करने की ज़रूरत है। डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।